नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज चुके हैं और वक्त हो गया है उस शो का जो आम पब्लिक की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। जैसा कि आप जानते हैं, घंटी बजाओ वो मंच है जहां सरकार से और सिस्टम से हर जरूरी सवाल पूछे जाते हैं ताकि आपको इंसाफ मिल सके, आपकी समस्याओं का निदान हो सके। हमारी कोशिश है आपके जीवन में हम सकारात्मक बदलाव ला सकें। आज घंटी बजाओ में बात होगी नफरत के उन कारोबारियों की जिन्हें अमन चैन सुकून पसंद नहीं। जी हां, जो देश भर में ऐसा वातावरण बना रहे हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, नौनिहालों के लिए माहौल को विषाक्त कर रहा है। जरा सोचिए, क्या कोई भी धर्म नफरत या हिंसा की सीख देता है? तो वो भला कौन है जो धर्म के नाम पर हमें लड़ा रहे हैं? क्या वाकई में किसी धर्म का उपासक, उसे मानने वाला इन दिनों खतरे में है, या दंगे फसाद का सहारा लेकर हमें आपको डराने का खतरनाक खेल चल रहा है? याद रखिएगा, सड़क पर, हमारे मोहल्ले में हिंसा होती है, आगजनी होती है, तो उसकी चपेट में सभी धर्मों के मानने वाले आते हैं। घंटी बजाओ की ये पड़ताल हम आपको दिखाएं, उससे पहले आपको बता दें, अभी एक बड़ी खबर आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि जो दंगा फसाद हुआ जहांगीरपुर इलाके में, इसमें एक और एफआईआर दर्ज कर ली है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा केस में एक और एफआईआर, सलमा नाम की लड़की के खिलाफ पत्थरबाजी का यह केस दर्ज किया गया है। एक लड़की जिसकी भूमिका पाई जा रही है पत्थरबाजी में, जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में पत्थर फेंकने के इल्जाम है और इसी मामले में उसके खिलाफ मुकदमा हुआ है। तो अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और एफआईआर दर्ज हुई है दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा की घटना हुई। सलमा नाम की एक लड़की का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी ये भी कर रही थी, पत्थर फेंक रही थी भीड़ की तरफ, और ऐसे में इसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर को चोट लगी थी, वो जख्मी हुए थे। इसी मामले में सलमा के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की घटना, जहां पर हिंसा की घटना सामने आई थी, बोतलें फेंकी गई थी, पत्थरबाजी हुई थी, लोगों के हाथों में तलवारें थीं, यहां तक कि गोली चलाई गई थी। इस खबर से जुड़ी जैसे ही कुछ और जानकारी सामने आती है आप तक हम आगे पहुंचाएंगे, लेकिन अब आप हमारी पड़ताल देखिए घंटी बजाओ की कि आखिर देश में नफरत कौन फैला रहा है। वो तो छोटे छोटे बच्चे, वो तो इतना छोटा, वो तो बच्चे आ रहे हैं, देखो आपके। ये वही स्पॉट है जहां से हिंसा शुरू होती है, पथराव शुरू होता है। ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, किसी को गिरफ्तार करने के लिए आई है और पथराव जैसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। ऐसी चीजों का जवाब वैसे ही देना चाहिए उन लोगों को। हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये डिजाइन्ड तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश हो रही है। हमले जो होते हैं ये प्रायोजित है, ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड हमले। भारतीय जनता पार्टी खुद हिंसा करवाती है, खुद गुंडागर्दी करवाती है, खुद दंगे करवाती है। बच्चे ज्यादा पैदा करें हिंदू, बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें। यहाँ पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई, तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। इन बयानों को सुनकर ये संदेह पैदा होता है कि देश के कई राज्यों में इस वक्त जो सांप्रदायिक माहौल है वो किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वरना ऐसा क्या हो गया कि अचानक एक के बाद एक कई राज्यों के किसी न किसी शहर में एक ही जैसी घटनाएं होने लगी। पहले पथराव होता है, फिर तोड़फोड़ और आगजनी। हिंसा की इस आग को बुझाने की बजाय हवा दी जा रही है।
सभी पक्षों के नेताओं की तरफ से उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। सिर्फ जगह और समय बदल रहा है, नफरत की आग एक जैसी है। अब देखो, गलती में तो माना जाएगा तो कहेंगे कि इन लोग की मस्जिद में घुसना गलत है। अगर ठीक है आप लोग मस्जिद में घुसे हो और झंडे लगा रहे, नारे लगा रहे तो गलत। अगर हम मस्जिद में घुस के अजान देंगे तो आपको अच्छा लगेगा? पहले ये सोचो। तो हम दोनों मिल के रहेंगे, क्यों हम लड़ेंगे आपस में? नेता जीतते हैं, नेता फायदा उठाते हैं, आम पब्लिक पीस रहे हैं। क्या देखा? यही कि मतलब तलवार वगैरह लेके पत्थर वगैरह से अटैक कर रहे थे। आप भी फंस गई थी उसमें? हाँ, हम भी नहीं, चोट तो नहीं आई, बाकी हम निकल गए थे, हमसे फंस गए थे। लेकिन जब ये सब हुआ था उस समय पुलिस वाले थे यहाँ पर? एक दो था उस टाइम, ज्यादा नहीं थे। पुलिस उस टाइम ज्यादा नहीं थे ना। तो उम्मीद करते हैं कि स्थिति जो है वो काबू में आएगी। दोनों ही समुदाय के लोग इस तनाव में पिस रहे हैं, दुकानें बंद हैं, लोगों को का जो आम जनजीवन है वो प्रभावित है और सड़कें बंद हैं, आवाजाही प्रभावित है। लोग शनिवार शाम की याद करके अभी भी शहर जा रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली के जहांगीरपुरी की है। शनिवार शाम को यहाँ भड़की हिंसा के 2 दिन बाद भी यहाँ हालात पूरी तरह काबू में नहीं है। पुलिस की टीम जब हिंसा के एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची तो फिर पथराव शुरू हो गया। किसी को गिरफ्तार करने के लिए आई है और पथराव जैसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। ये पथराव हो रहा है। यहाँ पे पुलिस किसी को अरेस्ट करने के लिए आई थी और आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी हंगामे जैसी सिचुएशन अभी पैदा हो रही है। तीसरी मंजिल से यहाँ पे पत्थर आ रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली में हुई इस सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले आपको देश की एक तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि पिछले 15 दिनों में कैसे एक के बाद एक तमाम शहरों में इसी तरह की हिंसा हुई। शुरुआत राजस्थान के करौली से हुई। 2 अप्रैल को हिंदू नव वर्ष के मौके पर निकाली गई रैली के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी हुई। 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन में जुलूस पर पथराव हुआ। उसी दिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक शोभा यात्रा के दौरान भी हिंसा हुई और बांकुड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामा हुआ। 10 अप्रैल को ही गुजरात के आणंद के खंभात में रामनवमी जुलूस के दौरान 2 संप्रदायों के बीच झड़प हुई। तो झारखंड के लोहरदगा में भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव का आरोप लगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में भगवा झंडा फहराने को लेकर विवाद हुआ। रामनवमी के दिन कर्नाटक के कोलार में शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई। फिर 16 तारीख को हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा भड़की और 17 तारीख को महाराष्ट्र के अमरावती में झंडा लगाने का विवाद हुआ। हमले जो होते हैं ये प्रायोजित है, ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड हमले हैं। इसलिए हमले हो रहे हैं कि देश का माहौल खराब हो, फिर एक बार इस देश में हिंदू मुसलमान दंगे हो, क्योंकि अब हिंदू पाकिस्तान नहीं चलेगा, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चलेगा, राम मंदिर नहीं चलेगा। तो ये जो माहौल खराब करके फिर एक बार 4-5 राज्यों में जो चुनाव आने जा रहे हैं उसमें वोट मांगने का ये पूरा षड्यंत्र है। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश में हमने सरकार बनाई, आज गोवा में हमने सरकार बनाई, आज हमने मणिपुर में सरकार बनाई, आज हमने उत्तराखंड में सरकार बनाई। इन नतीजों को देख करके कुछ लोग राजनीति में बौखला गए और उनकी बौखलाहट कहीं न कहीं समाज को विघटित करने के षड्यंत्रों के साथ जुड़ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कहीं रामनवमी के शोभा यात्रा पर अटैक, कहीं कुछ ये डिजाइन्ड तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश हो रही है। आरोप भले ही एक दूसरे पर हों, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ये मान रहे हैं कि देश में सांप्रदायिक हिंसा की आग अपने आप नहीं लगी है, बल्कि लगाई गई है। समाज में नफरत फैलाने की साजिश रची गई है। मजहब के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, इस साजिश की स्क्रिप्ट किसने लिखी, उसका मकसद क्या है? पिछले 12 दिनों के अंदर जिस तरीके से रामनवमी की बात करें या रामनवमी यात्रा की बात करें या हनुमान जयंती यात्रा की बात करें, उसको एक टारगेट की तरीके से यूज किया गया। जिस तरीके से वहां पे पथराव किया गया,
2 लोगों की मृत्यु तक हुई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ग्रेविटी के साथ इंजर्ड हैं। पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो इंजर्ड हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखें जिस तरीके से एक तैयारी की गई, कह सकते हैं हम कि एक तैयारी की गई उन लोगों के द्वारा जो चाहते थे कि धार्मिक उन्माद बढ़े, लोगों को टारगेट किया गया। पोजेशन जो निकल रहे थे, जो यात्रा निकल रही थी धार्मिक, उनको टारगेट किया गया और लोगों के पथराव, और यहाँ तक कि जो जहांगीरपुरी का इंसिडेंट है उसके अंदर गोलियां तक चली गई। तो आप इस चीज़ को कहीं भी ये डिनाई नहीं कर सकते कि एक दूसरे से ये मिली हुई चीज़ें हो सकती हैं। देश में हो रही सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने वाले विनीत जिंदल सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ वकील भी हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि अचानक एक साथ देश के कई राज्यों में एक जैसी हिंसा की घटनाएं होने लगे। इसीलिए उन्होंने ये याचिका डाली है कि इस हिंसा का पूरा सच सामने लाने के लिए NIA से जांच कराई जाए। पुलिस का अपना दायरा होता है। कोई भी पुलिस किसी और राज्य में जाके अगर उसको इन्वेस्टिगेशन करना है, बहुत मुश्किल है उसके लिए वो चीज़। और NIA का जो गठन किया गया है वो किया इसीलिए गया है, CBI को या NIA को, ऐसी जो सेंट्रल एजेंसियां बनाई गई हैं उनका गठन इसलिए किया गया है कि उनको एक फ्री हैंड दिया गया है कि पूरे देश के अंदर अगर कोई भी घटना होती है तो वो उसको फ्रीली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अलग अलग तारीखों पर अलग अलग राज्यों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की इन घटनाओं की जांच फिलहाल राज्य सरकारें ही कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक पार्टी के शासन वाले राज्य में ये सब हो रहा हो। दिल्ली में आपकी सरकार है, हालांकि यहाँ की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। पश्चिम बंगाल में केंद्र की विरोधी TMC की सरकार है, तो राजस्थान में कांग्रेस का राज है। यही वजह है कि विपक्ष के आरोपों के जवाब में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने देशवासियों को एक चिट्ठी लिखकर सवाल किया कि राजस्थान के करौली की घटना पर विपक्ष चुप्पी क्यों साध लेता है। करौली राजस्थान पे चुप्पी क्यों साधे हैं? ये देश पूछ रहा है। ऐसी क्या है मजबूरी कि मतलूब अहमद है जरूरी? मुख्य आरोपी FIR में नामजद 16 दिन हो गए, गिरफ्तारी नहीं होती है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार इतनी मजबूर, इतनी निठल्ली, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, और हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन ये विपक्षी दल अपील तो करते हैं, लेकिन जो प्रमुख सवाल है उसका उत्तर नहीं देते हैं। भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी का बयान उस हिंदी मुहावरे के उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उसका याद करवा रहा है। नड्डा साहब को कर्नाटका में ही जो भ्रष्टाचार का आतंकवाद, जिसके चलते भाजपा के ही कार्यकर्ता ने अपनी खुद जान ले ली आत्महत्या करके, 40% कमीशन की सरकार पे, उस पे बयान देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी खुद हिंसा करवाती है, खुद गुंडागर्दी करवाती है, खुद दंगे करवाती है। यही भारतीय जनता पार्टी का नेचर है। नेताओं के लिए सबसे आसान है हर चीज की जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोप देना। दंगा हो जाए तो ये कहना कि हमारे राज्य में तुम्हारे राज्य से कम दंगे हुए। पर सवाल तो यह है कि इन दंगों को होने से रोका क्यों नहीं जाता। पिछले 15 दिनों से जिस तरह देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई, उसके बाद भी देश की राजधानी में पुलिस और खुफिया तंत्र सोया रहा। आखिर क्यों पहले से कोई तैयारी नहीं की गई? देश की राजधानी दिल्ली में सिर्फ 2 साल के अंदर 2 बड़े दंगे हो गए। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हुई हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तब भी छतों से पथराव की बात कही गई थी। अब जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के दिन निकली शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की। इन दोनों दंगों का पैटर्न एक सा था। अचानक 2 पक्षों में झड़प शुरू हुई, फिर वो दंगे में बदल गई। सवाल है, क्या दिल्ली पुलिस ने 2 साल पहले हुए दंगों से कोई सबक नहीं लिया? क्या पुलिस और खुफिया तंत्र को इतनी बड़ी साजिश की कोई भनक नहीं लगी? और क्या जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को रोका नहीं जा सकता था? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ये कह चुके हैं मीडिया को कि जो RN प्रोसेशन निकाला गया
जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में वो बगैर परमिशन के निकाला गया, परमिशन पूछा ही नहीं उन्होंने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है जब बगैर पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं, पिस्टल होता है, कंट्री मेड पिस्टल होते हैं, पिस्टल होता है, तो फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस? फिर कैसे आपने निकालने दिया बगैर परमिशन के आपके? दिल्ली पुलिस पर इस तरह के सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हिंसा के होने से लेकर अब तक उस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से कई उलझाने वाले बयान दिए जा चुके हैं। जैसे पुलिस का कहना है कि सिर्फ 2 शोभा यात्रा की परमिशन दी गई थी, तीसरी की नहीं। पिछले 16 तारीख को 3 शोभा यात्राएं निकली हैं, 2 शोभा यात्राएं जिनका 11 बजे और 1 बजे की टाइमिंग थी। इनका एप्लीकेशन 25 तारीख को मार्च को और 31 मार्च को आ चुका था। ये शोभा यात्रा इनको परमिशन मिली थी। जो तीसरी वाली शोभा यात्रा है इसका एप्लीकेशन 1 दिन पहले यानी 15 तारीख की शाम में आया था और इसका परमिशन नहीं हो पाया था। हिंसा होने के बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां जरूर शुरू हो गई, लेकिन ये बात पूरी तरह साफ नहीं हुई कि हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, किसने की। सवाल पुलिस की जांच को लेकर भी है। आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी घटना के सुराग जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम 40 घंटे के बाद घटनास्थल पर पहुंची? घटना के करीब 40 घंटे बाद दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम जहांगीरपुरी के इस सीन ऑफ क्राइम पर आई। ये वही इलाका है जहां 40 घंटे पहले पथराव हुआ था। ये सामने वो मस्जिद दिख रही है जहां पे बताया जा रहा है कि वहीं से इस झड़प की शुरुआत हुई थी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि फॉरेंसिक के जो प्रोटोकॉल होते हैं वो फर्स्ट आवर यानी जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी स्पॉट पे पहुंचने के होते हैं। यहाँ से बताया जा रहा है कि फिंगरप्रिंट, पत्थर, स्टोन की ग्रेविटी जो निशान बने थे पत्थरों के पड़ने के बाद वो सब कलेक्ट किए गए हैं। लेकिन फिर वही सवाल कि ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा या ये जांचना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर जो एविडेंस सीन ऑफ क्राइम से 40 घंटे बाद फॉरेंसिक टीम ली गई वो क्राइम के वक्त के हैं, क्राइम के बाद के हैं। इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर जब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से सवाल पूछा गया, उनका जवाब सुनिए। फॉरेंसिक की टीम इतनी देर से क्यों पहुंची? ये सवाल उठा है 2 दिन बाद पहुंची तो है ना, इसकी बात करो। सर फॉरेंसिक की टीम इतनी देर से क्यों पहुंची? ये सवाल उठा है 2 दिन बाद पहुंची तो है ना, इसकी बात करो। सोचिए, जिस दिल्ली पुलिस की गिनती दुनिया की बेहतरीन पुलिस फोर्स में होती है, उसके कमिश्नर फॉरेंसिक जांच में हुई देरी को लेकर इस तरह का जवाब दे रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस पर हर कोई सवाल उठा रहा है। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। जो बीजेपी है ये पुलिस उसके अंडर में आती है। बीजेपी को पुलिस को ठीक से कंट्रोल करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से लागू करना चाहिए। यानी पुलिस से लेकर नेता तक सब सवालों के घेरे में हैं और इसीलिए ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि क्या देश में जानबूझकर नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। मैं हूं अखिलेश आनंद और स्वागत है आपका घंटी बजाओ के इस खास हिस्से में, जहां हम विशेष तौर पर पश्चिमी भारत की खबरें दिखाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अजान बनाम हनुमान विवाद को छेड़कर पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाले बयान और मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को 3 मई तक हटाने को लेकर उद्धव सरकार को अल्टीमेटम देने वाले राज ठाकरे की, जो कि अपनी धमकी की मियाद खत्म होने के 2 दिन पहले यानी 1 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राजनीतिक रैली को संबोधित करने वाले हैं। मुंबई के बीएमसी चुनावों के मद्देनजर शुरू हुई इस धींगा मुश्ती का औरंगाबाद में रैली से क्या है कनेक्शन और इसके पीछे क्या है राज ठाकरे का मकसद, समझने के लिए देखिए आप ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में हुआ ये दंगा पूरे देश में मचा राजनीतिक कोहराम।
को सांप्रदायिक तनाव में झोंकने वाला ये वही बयान है जिसकी महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त खास अहमियत बताई जा रही है। 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को 3 मई तक का वक्त दिया है, जिससे पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा लिए जाएं। इस मियाद के पूरा होने से पहले महाराष्ट्र में गरमाई राजनीति के बीचों बीच राज ठाकरे मुस्लिम बहुल औरंगाबाद पहुंच रहे हैं। औरंगाबाद में यूं तो सांसद AIMIM का है और वहां बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना का उम्मीदवार हार चुका है और ये खालीपन शिवसेना को सता रहा है। राज ठाकरे इसी गर्म तवे पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। औरंगाबाद में सभा 1 तारीख को हो रही है। औरंगाबाद का चुनाव क्यों किया गया, ये भी आरोप लग रहा है कि वो सेंसिटिव इलाका है, वहाँ मुस्लिम को की आबादी ज़्यादा है, क्या इसलिए बड़ी सोच समझ के औरंगाबाद डिसाइड किया? देखिए, संभाजीनगर महाराष्ट्र का हिस्सा है और महाराष्ट्र में कहीं भी सभा करने का हमें अधिकार है। उसके लिए कोई ये नहीं लगा सकते आप, उसको कोई मापदंड नहीं लगा सकते आप कि यहाँ ये लोग ज़्यादा है, वहाँ वो लोग हैं। महाराष्ट्र का हिस्सा है तो हम महाराष्ट्र में सभा ले सकते हैं। महाराष्ट्र में क्यों, पूरे देश में सभा से ले सकते हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र का वही शहर है जहां पहले शिवसेना ने अपनी किस्मत आजमाई और अब राज ठाकरे ने ठाणे में सभा संबोधित करने के बाद औरंगाबाद की तरफ रुख किया है। खास बात तो ये कि नगर निगमों और पालिकाओं में मुंबई, ठाणे और औरंगाबाद में शिवसेना की सत्ता है। अब जबकि शिवसेना महाविकास अघाड़ी के साथ सत्ता में काबिज है, तो उस पर हिंदुत्व से किनारा करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में शिवसेना की हिंदुत्व वाली स्पेस को राज ठाकरे अपने हिंदुत्व के एजेंडे से हटना चाहते हैं। राज ठाकरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का हिस्सा तब बने जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार बताया। बीजेपी के साथ राज ठाकरे की नजदीकियां बनती और बिगड़ती रही है। राज ठाकरे फिलहाल शिवसेना पर बीजेपी की भूमिका के जरिए बाण चला रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे साल 2014 के लोकसभा चुनाव में किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, लेकिन फिलहाल बीजेपी के गठबंधन में एक जगह खाली है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रौनक कुकड़े, ABP न्यूज, मुंबई। और अब बात करते हैं मीनारा मस्जिद के मौलाना एजाज कश्मीरी की, जिनका कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें मौलाना आक्रामक तरीके से राज ठाकरे को उनकी धमकी का विरोध करते दिखाई दे रहे थे। आखिर क्या कहना है एजाज कश्मीरी का, इनसे बात की हमारे संवाददाता कृष्णा ठाकुर ने। महाराष्ट्र में इस वक्त जो अगर सबसे ज़्यादा कोई मुद्दा चर्चा में बना हुआ है तो वो है लाउड स्पीकर पर, जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए अजान बजाने को लेकर है, और हनुमान चालीसा जो विवाद है, इसकी शुरुआत जो है वो राज ठाकरे ने की थी और तब से जो ये पूरा मसला है वो बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र की अगर इतर बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस पूरे विवाद ने अब जोर पकड़ लिया है। इस वक्त हमारे साथ इमाम मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनसे कि मुंबई के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो किस तरीके से इस पूरे मसले को देखते हैं। इमाम साहब, आप बताइए कि ये जो पूरा विवाद है उसके बाद जो मुंबई का मुस्लिम समाज है वो किस तरीके से इसको देखता है। पहली बात तो ये विवाद जो है ये विवाद है ही नहीं। ये 2-3% लोग हैं जो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से चिंगारी भड़काई जाए। कश्मीर फाइल आई, वो फ्लॉप हो गई, महाराष्ट्र में कुछ हो नहीं पाया। हिजाब को लेके महाराष्ट्र में कुछ हो नहीं पाया, तो ये परेशान है महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए। और कॉर्पोरेशन का इलेक्शन करीब है, हो सकता है राज ठाकरे साहब को कुछ मिला हो ऑफर कि भाई इतनी सीट मिल जाएगी कॉर्पोरेशन के लिए, कहीं से सपोर्ट हो जाएगा, कोई डोनेशन आ जाएगा, हो सकता है उनको कोई ऑफर दिया गया हो। ये जो पूरा विवाद है किस तरीके से इसको देखता है? सिर्फ महाराष्ट्र को डिस्टर्ब करने के लिए और यहाँ की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए ये विवाद पैदा किया गया है, वरना कोई विवाद है ही नहीं। ना हमको हनुमान चालीसा से कोई तकलीफ है,
वो सुबह से शाम तक पढ़ें। ना हमको किसी की आरती से कोई तकलीफ है, हमको किसी से कोई लड़ने का शौक ही नहीं है। जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वो लड़ने के लिए मुसलमानों के पास चला आता है। कुछ भी बचा नहीं है तो मुसलमान बचे हैं। राज ठाकरे तो ये कह रहे हैं कि 3 तारीख तक का जो है वो अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं की गई, सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। उसे लेकर आप किस तरीके से, उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं? राज ठाकरे साहब की कोई ज़मीनी सियासी ज़मीन बची ही नहीं है। कभी वो पवार साहब की गोद में बैठते हैं, कभी किसी की गोद में बैठते हैं, कभी किसी के हाथ का खिलौना बनते हैं। वो साल में एक बार आते हैं, एक रैली करते हैं, एक जलसा करते हैं, सभा करते हैं, बोल के चले जाते हैं, फिर एक साल गायब हो जाते हैं। तो वो अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं और किसके इशारे पे कर रहे हैं सबको समझ में आता है। हमको कोई फिक्र ही नहीं है। 3 तारीख ऐसी बहुत सारी तारीखें आई और गई। हमको जो करना है कानून के हिसाब से करना है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर भरोसा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको हैंडल कर लेगी। और अब बात करते हैं कोरोना की। मुंबई में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण अब तक केवल 17% हुआ है। इस मामले में मुंबई महाराष्ट्र का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शहर है। बीएमसी ने टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद बच्चों के लिए कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही स्कूलों में जाकर बच्चों को और अभिभावकों को टीकाकरण के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। मुंबई में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण केवल 17% हुआ है। 100 के ऊपर बीकेसी में बच्चे आ रहे थे, फिर एक हफ्ते के बाद डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई दिया है। फर्स्ट टाइम है, नया वैक्सीन है बच्चों के लिए, तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, तो उस कारण भी लोग बाग ने शायद कम किया होगा। डरना नहीं चाहिए, लेना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है। अगर वैक्सीन लेते तो हमारे लिए सेफ्टी, हमारे बच्चे के लिए सेफ्टी है। ये तस्वीरें मुंबई के बीकेसी टीकाकरण केंद्र की हैं, जहां 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अलग से कुर्सियां रखी गई हैं, लेकिन कोई भी टीका लेने के लिए नहीं आया। पिछले 1 महीने में केवल 17% बच्चों का ही टीकाकरण हो पाया है। मुंबई में 3.5 लाख ऐसे बच्चे हैं टीका लेने के लिए, लेकिन अब तक केवल 66,000 के करीब बच्चों का टीकाकरण हुआ है और सिर्फ 200 के करीब बच्चों ने ही दूसरी डोज ली। शुरुआती दौर में जब टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब मुंबई के इसी बीकेसी टीकाकरण केंद्र में भीड़ जमा होती थी, लेकिन पिछले 1 महीने से जब से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ है, तब से काफी कम बच्चे टीका लेने के लिए केंद्रों में पहुंचे हैं। मुंबई में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण केवल 17% हुआ है। मैं फिलहाल मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पे हूँ। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो कुर्सियाँ सजाई गई हैं वो 12 से 15 एज ग्रुप के लिए रखी गई हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी खाली हैं। 1 महीना हो चुका है। मार्च 16 से टीकाकरण की प्रक्रिया 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू हुई थी, लेकिन इस 1 महीने के दौरान सिर्फ 17% यानी कि 66,000 बच्चों ने ही केवल वैक्सीनेशन लगाई है पूरे मुंबई में। बीकेसी टीकाकरण केंद्र के डीन डॉक्टर राजेश डेरे ने एबीपी न्यूज को बताया कि पिछले 1 महीने में 1000 बच्चों का टीकाकरण हुआ है। इसके पीछे अभिभावकों का डर भी हो सकता है। नई वैक्सीन होने की वजह से अभिभावक अपने बच्चों को टीका लगाने से डर रहे हैं। वहीं परीक्षा का समय भी था। तीसरा बड़ा कारण हो सकता है कि कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन काफी कम दर्ज हो रहे हैं, इसीलिए लोग निश्चिंत हैं। लेकिन लोगों से अनुरोध है कि सतर्क रहना काफी जरूरी है। इनिशियली 2-3 दिन थोड़ा मॉडरेट रिस्पांस जिसे बोल सकते हैं वो हो चुका था कि 100 के ऊपर बीकेसी में बच्चे आ रहे थे, फिर एक हफ्ते के बाद डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई दिया है। अभी हमने जब से शुरुआत की है और आज तक अगर एवरेज निकाले तो 35 से 40 बच्चे पर डे इतने ही आज तक आ पाए। और स्कूल से पेरेंट्स को ये बताया जाए कि भाई ये भी प्रवर्ग में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने शुरुआत की है, इनको भी वैक्सीनेट करना जरूरी है। ये है 13 साल का आर्यन जो अपने माता पिता के साथ टीका केंद्र पहुंचा है। आर्यन के पिता ने बताया कि 15 अप्रैल तक परीक्षा होने के कारण टीका नहीं लगवा पाए, लेकिन आज 1 महीने के बाद पहली डोज लगवाने पहुंचे हैं। 1 महीना हो चुका है शुरू वैक्सीनेशन को शुरू हुए और इसके बाद आपने आज फर्स्ट डोज लगाया है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? एक्चुअली जनवरी में इसे कोविड हो गया था, तो वी वर वेटिंग कि 3 महीने हमको रुकने थे। तो इनफैक्ट 15 तारीख को उसके 3 महीने हुए हैं, तो आज हम इमीडिएटली आ गए जैसे हो पाया।
मेरे ख्याल से शायद लोग बाग ये देखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम है, नया वैक्सीन है बच्चों के लिए, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, तो उस कारण भी लोग बाग ने शायद कम किया होगा। जो अभी का एग्ज़ाम चल रहा था ना बच्चे लोग, इसलिए हम लोग लेट वैक्सीन लिए, लेकिन अभी लेना ज़रूरी है कि बच्चे लोग एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, अब वैकेशन भी हो गया स्कूल का। डरना नहीं चाहिए, लेना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर वैक्सीन लेते तो हमारे लिए सेफ्टी, हमारे बच्चे के लिए सेफ्टी है, हमारे फैमिली, ऑल फैमिली के लिए भी सेफ्टी है। और अब बात बीएमसी में हुए कथित कोविड सेंटर घोटाले की, जिसमें जांच के आदेश दिए हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने। बीएमसी ने 2 सदस्यों की समिति गठित कर महीने भर में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने की बात कही है। आपको ये बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने ये आरोप लगाया था कि शिवसेना के नेता संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर की लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस कंपनी को ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी करोड़ों रुपए के जंबो कोविड सेंटर का काम दिया गया। इस घोटाले का खुलासा करने के बाद मामले की जांच के लिए किरीट ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इसी को लेकर आज कोर्ट में मुंबई पुलिस ने यह जानकारी दी है। उद्धव ठाकरे सरकार मुंबई महापालिका कोविड घोटाले की जांच के आदेश मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिए हैं। जो कोविड सेंटर प्राप्त करने के लिए संजय राउत के मित्र, परिवार, पार्टनर सुजीत पाटकर ने फर्जी कंपनियां बनाई, कंपनियां अस्तित्व में नहीं थी, उनको 100 करोड़ के कोविड सेंटर के कॉन्ट्रैक्ट उद्धव ठाकरे जी ने दिए। पूना में इसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के बाद में कोविड सेंटर के कॉन्ट्रैक्ट दिए। मैंने इस संदर्भ में मुंबई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में याचिका की थी। मजिस्ट्रेट ने 2 सप्ताह के अंदर मुंबई पुलिस को एक्शन रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा था। आज सुनवाई हुई। मुंबई पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस घोटाले की जांच के लिए 2 सदस्य की समिति बनाई है। कोर्ट ने 1 महीने के अंदर जांच समाप्त करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।